नमस्कार, कड़क इलेक्शन में आपका स्वागत है। और बिहार में अब तेज़ी से जो उम्मीदवारों के नाम की घोषणा शुरू हो गई है। बीजेपी ने अपना पहला लिस्ट जारी किया और उसमें कई विधायकों के टिकट काटे भी, जिसमें नंद किशोर यादव जो कि 6 बार के एमएलए रहे हैं पटना से और पटना साहिब से हैं, वो उनका टिकट काट लिया गया और कई लोगों के टिकट काटे हैं। तो लेकिन इससे कोई बहुत ज़्यादा बीजेपी के अंदर तो बवाल नहीं है, लेकिन जेडीयू के अंदर में टिकट को लेके और जिस तरह से किया गया वहाँ काफ़ी बवाल चल रहा है। अभी कांग्रेस आरजेडी की स्थिति अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं है। कांग्रेस की मीटिंग हुई है, अब देखिए कि उनका भी रिजल्ट, उनके भी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा बहुत जल्द होने वाली है। लेकिन ये इतनी करीब आ गए हैं, अब जब नामांकन होने के इतने करीब आ गए हैं कि अब किसी के पास ज़्यादा 1-2 दिन आपको दिखेगा कि हल्ला शोर शराबा हो रहा है, उसके बाद किसी के पास कोई चारा बचेगा नहीं। कोई निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ेगा, कभी कोई कुछ वो करेगा। तो तमाम चीज़ें, ऐसी घटनाएँ बहुत तेज़ी से घट रही हैं। सचिन, देखिए क्या है कि अब ऐसा तो लग रहा है कि बीजेपी ने यहाँ भी जो बाकियों से कुछ तो एज लिया है, क्योंकि एनडीए के अंदर के जो ज़्यादातर जो दल हैं, मांझी की पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। जेडीयू ने तो पहले से शुरू कर दिया था तमाम जो चीज़ें हैं, लेकिन अभी तक जो स्थिति महागठबंधन में नहीं आई है वो। लेकिन बीजेपी ने एक काम इसमें किया है कि काफ़ी सारे पुराने जो काफ़ी मेंबर्स हैं उनको काटा। जो हम बातें पहले भी कर रहे थे कि जो फैक्टर था कि विनेबिलिटी को उन्होंने ध्यान में रखा है कि जहाँ जहाँ किसी का थोड़ा भी कंट्रोवर्सी का कुछ रहा हो, उनके टिकट काट लिए गए। जैसे आरा से अमरेंद्र जी का टिकट काटा गया और संजय टाइगर को बनाया गया, तो उसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है आपको? वो वही बात है। 2 फैक्टर तो मैंने भी वहाँ जानकारी लेनी चाहिए, वहाँ से जो चीज़ें करके आई। एक तो अमरेंद्र प्रताप सिंह की उम्र भी थोड़ी उम्रदराज भी हो गए, और आपने देखा होगा कि लोकसभा जब से आरके सिंह हारे हैं तो अमरेंद्र प्रताप सिंह पे काफ़ी उन्होंने आरोप लगाया। अपने हार की वजह के पीछे उनका भी नाम उन्होंने लिया। पवन सिंह वाला फैक्टर को आरा में काफ़ी वो किया गया था, जिससे बीजेपी को नुकसान हुआ था। सिर्फ आप ये मत मान के चलिए कि आरके सिंह चुनाव हारे, क्योंकि इस पूरे इलाके में बीजेपी की काफ़ी सीटें वहाँ से गंवाई थी। तो अमरेंद्र प्रताप सिंह को उस तरीके से लिया जाता। और संजय टाइगर इनके पुराने वो हैं, और बगल में ही संदेश विधानसभा से वो पहले विधायक रह चुके हैं, और उनकी छवि बहुत साफ़ सुथरी छवि, ईमानदार की छवि है। तो वो फैक्टर भी उनके फेवर में गया है। तो ये माना जा रहा है, जो वहाँ के लोगों से अगर आप बात करें तो माना जा रहा है कि उनकी विनेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इससे एक अंदाज़ा ये लगता है कि बीजेपी ने इन फैक्टर को बहुत ध्यान में रखा है। अब नंद किशोर यादव देखिए, इतने पुराने नेता थे, स्पीकर भी रहे, वो 6 बार के वो रहे और काफ़ी लोयल हैं बीजेपी के। तो मुझे लगता है कि आगे चल करके अगर ये चुनाव में अगर उनको नहीं उतारा गया तो ये मान के चलिए कि उनको गवर्नरशिप कहीं की मिलेगी, या वो क्योंकि पार्टी के बहुत ही पुराने नेता और धाकड़ नेता रहे हैं। तो ऐसा ही लग रहा है कि जो एनडीए है उसमें सीट काटी गई, लेकिन उसको लेकर विरोध इस तरह का कहीं नहीं देखा गया। कि आपने किशोर यादव के स्टेटमेंट में देखिए, उन्होंने कहा कि मुझे इसका कोई वो नहीं है, उन्होंने पार्टी के डिसीजन का साथ दिया। इसका मतलब है कि लोगों को भरोसा में लेके किया। हालांकि जेडीयू में इसे लेकर काफी दिख रहा है, जैसे पटना में हंगामा शुरू हुआ है। पटना तो मतलब बिल्कुल रणभूमि बन गई टिकट लेने वाले। वहाँ लालू और राबड़ी की आवाज के बाहर और नीतीश कुमार की आवाज के बाहर काफी। तेजस्वी इधर टेंशन में है। कल ही खबर आई थी कि कांग्रेस की बैठक से वो वापस निकल गए, राहुल से मुलाकात नहीं हुई, और तेजस्वी ने कह दिया कि ऐसे तो गठबंधन चलेगा नहीं। और उसके बीच में बड़ी खबर ये आ गई कि सीपीएम एमएल जो है उसने अपने उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी। 40 से ज़्यादा चाह रहे हैं भाई, 40 रुपये मुश्किल ये भी होना कि कैसे मैनेज करेंगे। क्योंकि अब देखिए, एक बात तो बड़ा साफ हो गया, हम लगातार अपने हर शो में बात कर रहे हैं महागठबंधन की प्रॉब्लम्स को लेकर। अब लेकिन उनकी खाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है और डैमेज इतना हो चुका है कि मुझे नहीं लगता कि अब चुनाव इतना करीब आने के बाद इसकी भरपाई कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं इनको चुनाव में उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस चीज़ की। अब देखना, आप जब रिजल्ट भी इसका रिफ्लेक्शन साफ दिखेगा, क्योंकि अगर आप जनता के बीच में आप जा रहे हो, आप अभी भी एक साथ नहीं बने हो और अभी भी बार्गेनिंग करने के मूड में आ रहे हो। देखिए, प्रॉब्लम ऐसा नहीं, इंडिया के अंदर भी आई, चिराग भी नाराज हुए, मांझी भी नाराज हुए, उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज हुए, लेकिन सबको मैनेज कर लिया गया। लेकिन नाराजगी के बाद उन्होंने मीडिया में स्टेटमेंट भी दिया नाराजगी का, लेकिन उसके बावजूद कल ही जैसी स्थिति अच्छी नहीं है कि मारा मारी वाली स्थिति नहीं रही है। तो एक जो चुनाव के पहले जिस तरह का इंडिकेशन आया है इंडिया की तरफ से, जो आया है ऑल इज वेल वाली, जो उनका वो कह सकते हैं कि उनका ठीक कैंप में चल रहा है। लेकिन यही बात महागठबंधन पे लागू नहीं होती है, और जैसे जैसे एक एक दिन बीतता जा रहा है तेजस्वी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हो सकता है कि तेजस्वी इस बात बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, उनको लग रहा हो कि एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार का है वो, और इनवाई फैक्टर को लेकर श्योर होंगे। लेकिन कई बार सचिन, जनता में जो है ना, ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये कई बार केमिस्ट्री उस पर भारी पड़ जाती है। और मुझे लगता है कि केमिस्ट्री के तौर पर अगर आप देखें तो एनडीए बहुत ही संतुलित तौर पर कास्ट फैक्टर का भी बहुत ध्यान रखा है। अब जैसे एग्जाम में देख रहा था, उनके उम्मीदवारों को नाम देख रहा था, पटना साहिब में अब कुम्हरार है, वहाँ पर हमेशा कास्ट कैंडिडेट हमेशा रहता था, काफ़ी दबदबा है पटना शहर में भी। अब उन्होंने वहाँ पर एक संजय गुप्ता जो उनके प्रवक्ता भी हैं उनको खड़ा किया है, और नंद किशोर यादव की सीट जहाँ पे थी वहाँ पर इन्होंने कुशवाहा हैं, उनको प्रवीण, नाम मैं भूल रहा हूँ, कुसुम कुशवाहा हैं वो। तो उस हर चीज़ को फैक्टर को ध्यान में रखा गया है। और मोरलेस आप देखिएगा कि जो ओबीसी फैक्टर है
वो तो है, हावी हो गई। और बीजेपी के जो सारे जब उम्मीदवारों की जब लिस्ट जब बाहर आएगी तो उसमें देखिए कि दबदबा उन्हीं का ज़्यादा रहने वाला है। और एक और अच्छी खबर आप मान सकते हैं कि तेजस्वी यादव जो आज नॉमिनेशन करने जा रहे हैं राघोपुर सीट से। हालांकि राघोपुर सीट से 2 बार वो चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन वो सीट वैसी भी है जो कि आरजेडी का गढ़ भी है, लेकिन राबड़ी देवी भी वहाँ से चुनाव हारी। और इसी वैशाली जिले में एक तरफ तेज प्रताप है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहाँ से मुकेश रोशन जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं वो तेज प्रताप के खिलाफ खड़े होंगे शायद, कहा जा रहा है। तो अब ये सवाल उठता है, क्या तेज प्रताप राघोपुर सीट में अपना उम्मीदवार खड़े करेंगे? क्या अब तेजस्वी अपने भाई के खिलाफ वो उम्मीदवार खड़े करेंगे? मुझे तो लग रहा है, पता नहीं, अभी मैं बिल्कुल कंफर्म तरीके से नहीं बता सकता हूं, लेकिन आप देखिए कि चुनाव आते आते उम्मीदवार कोई भी किसी के खिलाफ खड़ा हो, मुझे लगता है लालू यादव भी चाहेंगे कि तेज प्रताप चुनाव जीत करके जाएं, और बाद में जीतने के बाद स्थिति आपको पता है कि बहुत आसान रहता है किसी को पार्टी में दोबारा लेने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि लालू यादव को ऐसी स्थिति आने देंगे जहाँ पर तेज प्रताप हारेंगे चुनाव। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मेरे पास इसके बारे में कोई कहीं से जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों चाहेंगे लालू? देखिए कुछ भी तेज प्रताप हो, पार्टी के खिलाफ चले गए हो, क्या स्थिति है पारिवारिक की स्थिति में, लेकिन अभी भी जो अंदर की खबरें हैं कि राबड़ी देवी और लालू यादव दोनों का जो स्नेह है तेज प्रताप को लेकर बना हुआ है। हाँ, तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच में जो ठनी हुई है उसके पीछे का हम बात भी कर चुके हैं, किस वजह से है, बहन भी उनसे नाराज है, तो फैक्टर सबके लिए है। ऐसे में माता पिता का जो आशीर्वाद है, और तेज प्रताप ने कभी अपने माता पिता के खिलाफ बातें नहीं की हैं। तो आप देखिएगा क्या सिचुएशन आती, कहीं ना कहीं पर लालू यादव कहीं ने या तो तेजस्वी को मना लेंगे, ऐसा कुछ कैंडिडेट खड़ा भी कि अगर करेंगे भी तो सिंबॉलिक ऐसा होगा जहां पर तेज प्रताप चुनाव बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि परिवार में वो चाहेंगे कि कलह इस तरह से सामने ना आए सीटों को। क्योंकि आप सोचिए, अगर तेज प्रताप लड़ते हैं और चुनाव हारते हैं तो इस परिवार के लिए चुनाव के बाद स्थिति और खराब होने वाली है। बिल्कुल, हर हाल में लालू प्रसाद यादव की ही हार मानी जाएगी अगर तेज प्रताप हारते हैं या तेजस्वी के खिलाफ कोई कैंडिडेट खड़ा करता है। और इस बीच दूसरी बड़ी खबर ये भी थी कि मैथिली ठाकुर जो हैं आज बीजेपी में शामिल हो गई हैं, तो दरभंगा सीट पे कहा जा रहा है बेनी चट्टी जो चाहती थी वो नहीं मिली सीट, लेकिन उनको तो ये जो सीट नहीं मिली है, मुझे भी हैरानी हुई कि देखिए, और जिस दिन टिकट का अनाउंसमेंट हुआ है उन्होंने खुल के बोला था कि जो सीट चाहती थी मधुबनी बेनी चट्टी को चाहती थी, वो सीट पे उनको नहीं मिली जगह, उनको टिकट नहीं मिला है, लेकिन फिर भी बीजेपी में उसी दिन शामिल भी होती है। तो कुछ तो आपस की अंडरस्टैंडिंग ऐसी होगी, हो सकता है चुनाव न लड़ें या क्या, ये नहीं पता। कहा तो जा रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगी और शायद मैथिली जो दरभंगा की सीट है, चूंकि मैथिली का उनका प्रभाव है, यंग फेस है, तो शायद कुछ वोट अट्रैक्ट कर पाएं। और शायद बीजेपी के लिए, बीजेपी ऐसे तो किसी को कैंडिडेट खड़ा नहीं करती, वो बिल्कुल पूरा उसके पीछे उनका वो होता है वो तो। लेकिन ये है कि आई मैथिली जरूर, लेकिन उनका जो पसंदीदा सीट है जिसको लेकर उन्होंने पब्लिकली बोला भी, वो सीट नहीं मिली है। अब मैथिली बीजेपी के वोट कितना जुटा पाएंगे ये देखने वाली बात है कि मैथिली ठाकुर के नाम पे अगर मिथिला, वैसे भी मिथिला में बीजेपी स्ट्रॉन्ग ही रही है। आप अगर दरभंगा मधुबनी के क्षेत्र में अगर आप देखें, बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, हमेशा रहा है। मैथिली के आने से अगर उनके, और क्योंकि ब्राह्मण वोटर वहाँ पर क्रिटिकल हैं, अगर पूरे बिहार में कहीं अगर ब्राह्मण वोटर अगर ज़्यादा क्रिटिकल हैं तो एक आपका ये मधुबनी दरभंगा का इलाका हो गया, और ये बक्सर जो यहाँ पर ब्राह्मण वोट का वर्चस्व रहा है, तो वो चीज़ें काफ़ी मैटर करेंगी। तो और वो कोर वोटर भी हैं, बीजेपी के कोर वोटर भी हैं। और जिस तरह से वहाँ पर, हालांकि मिथिला में यादव वोटर भी काफ़ी ज़्यादा, नॉर्थ बिहार में काफ़ी ज़्यादा है, तो एक वो फाइट एक होती है वहाँ पर। मुस्लिम वोट भी चूँकि बहुत क्रिटिकल दरभंगा में, खासकर दरभंगा के इलाके में है, वो चीज़ें रहती है। लेकिन मिला जुला की स्थिति है कि बीजेपी ने और एनडीए ने एक ओवरऑल एक ऐसी आपस में तस्वीर दिखाई है, एक टीम की तरह आगे लड़के आ रहे हैं। और इन्होंने काफ़ी हद तक चिराग पासवान को भी देखिए, चिराग पासवान अभी करंट स्थिति में खास करके लोकसभा चुनाव के बाद में वो बहुत बड़े फेस के तौर पे उभरे हैं। युवा नेता, और बहुत जो भी करते हैं, बातें करते हैं, बहुत नॉनसेंस वाली वैसे भी बातें करते नहीं हैं, बहुत सेंस की बातें करते हैं, और प्रभाव तो उनका है ही। तो बीजेपी ने देखा इस बार, क्योंकि पिछली बार का जो नुकसान हुआ है, मुश्किल से बहुमत का आंकड़ा पार कर पाए थे। अगर बेशक चिराग पासवान को एक सीट मिली थी पिछली बार में, लेकिन एक सीट की वजह से, लेकिन नुकसान जितना जेडीयू को हुआ था, तो बहुमत का जो वो था, तो चिराग पासवान का आना एनडीए में, और जिस तरह से इनको अहमियत मिली है, तो एक बात तो बड़ा क्लियर हो गया। एक तरह से ये समझा जा सकता है कि एनडीए ने जहां जहां कमजोर कड़ी थी उसको पूरा मेंड कर दिया, और उनको पूरा संतुलित कर लिया इस चुनाव में। और इसे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है उसको काफी हद तक ये लोग कंट्रोल करने में कामयाब रहेंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है फिर भी। लेकिन सचिन क्या है, ये आसान चुनाव फिर भी नहीं है। बीजेपी को ये मालूम है, बीजेपी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उनके पास कोई बड़ा फेस नहीं है। कहने को सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम हो या विजय कुमार सिन्हा हो, लेकिन बावजूद इसके कोई ऐसा नहीं है कि तेजस्वी के टक्कर में हो, क्योंकि तेजस्वी अपना एक पिता के अपने विरासत को आके लेके आए हैं, 2 बार डिप्टी सीएम बने हैं। तो अभी अगर चेहरा के मामले में अगर कोई तेजस्वी को टक्कर दे सकता है तो चिराग पासवान है। अगर उस हिसाब से देख लें, चिराग पासवान बीजेपी के अंदर में नहीं है। तो बीजेपी ऑब्वियसली बीजेपी चाहेगी कि सबसे बड़ी पार्टी, मुझे लगता है कि इस बार भी उभर के सबसे बड़ी पार्टी आने के चांस, अगर जिस तरह के चुनावी नतीजे अगर इसी तरह से बदलते हैं, तो बीजेपी चाहेगी कि सीएम उनका बने। वैसी स्थिति में उनके पास चेहरा अभी तक कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन बीजेपी ने हर बार ऐसे किया है, हर
चुनाव में हर ऐसे बार किया वो है। सरप्राइज हाँ, देती है। सरप्राइज देता है। तो बिहार का इस बार सरप्राइज कौन होगा ये मुझे अभी भी, लेकिन सचिन एक बात है कि आपको क्या लगता है कि क्योंकि देखिए नीतीश कुमार बन भी जाते हैं, मान लीजिए कि चुनाव जीत के बाद एक सिंबॉलिक तौर पे नीतीश कुमार को सीएम बना भी दे, मुझे नहीं लगता कि वो 5 साल कार्यकाल पूरी कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में अगर तेजस्वी, अगर महागठबंधन के जीतने की स्थिति में तेजस्वी बनेंगे, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, तो तीसरा फेस, क्योंकि मैं एक इस पर शो कर भी चुका हूँ, मुझे समझो मेरे को अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि बिहार की पॉलिटिक्स एक दिन फॉलो करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि बिहार को इस बार कोई नया फेस मिलने वाला है। हो सकता है, क्योंकि बीजेपी हमेशा से सरप्राइज देती है, लेकिन ये नया फेस अब नीतीश कुमार की पार्टी से होगा या चिराग पासवान की पार्टी से होगा या बीजेपी से होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कौन उस पर आता है। वो तो खैर चुनाव के बाद ही पता चलेगा। अब चुनाव के बाद ही का पता चलेगा। अब यह है कि एनडीए पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान पर उतर चुका है। तेजस्वी यादव और कांग्रेस के बीच में जो तालमेल है, अब जिनकी आपस में इतनी गहराई ज़्यादा हो गई है कि देखिए अल्टीमेटली साथ मिलकर लड़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले दोनों पार्टियों के बीच में जिस तरह की प्रॉब्लम दोनों के बीच में हुई है, वो जनता के बीच में एक अच्छा मैसेज नहीं गया है, जिसका नुकसान तो उनको होगा ही होगा चुनाव में। तो देखिए अब तो बहुत ज़्यादा रह भी नहीं गए हैं, मुश्किल से 1 महीने से कम भी नतीजा आने में, और 14 नवंबर को नॉमिनेशन शुरू भी हो गया, फर्स्ट शुरू हो पेज गया का। है। और इस हालत में अब खबर जैसे ये आ रही थी कि कांग्रेस को लग रहा है कि मुकेश सहनी जो है तेजस्वी यादव का साथ छोड़ सकते हैं, पाला बदल सकते हैं। तो कांग्रेस ने भी राहुल गांधी, उन्होंने मैसेज भेजा है कि आप अपनी 243 सीटों पर उम्मीदवार तय करके रखें, और शायद आज उसकी लिस्ट भी आ जाए। उनको वो एक तरह से एक प्लान भी उन्होंने तैयार कर रखा है कि इन केस अगर गठबंधन ना हो तेजस्वी से, तो हम क्या करेंगे। हाँ, तो आज का दिन महागठबंधन के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनके उम्मीदवारों का भी जो सिलसिला आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और कांग्रेस की कल मीटिंग भी हुई है, बड़ी मीटिंग भी हुई है, लेकिन अभी तक इस बात की खबर नहीं है कि तेजस्वी और कांग्रेस पार्टी के बीच में किसी तरह का कोई बेहतर तालमेल बना है। तो इंतज़ार कीजिए, लगातार डेवलपमेंट इस पर होता ही रहेगा, और हम कड़क पर आपके लिए बिहार से जुड़ी हुई तमाम खबरें लेकर आप देखा होगा आपने सचिन नेताजी का छा गए नेताजी का प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं, लाउड स्पीकर बहुत सारे हमारे प्रोग्राम हैं। आप अपने कमेंट्स भी दीजिए और हमें राय दीजिए कि और चुनाव पर हम आपके लिए क्या बेहतर शो ला सकते हैं। और अभी तक अगर आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।